तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, प्रोटीन्स आर heteropolymer. Heteropolymer of एमाइनो एसिड्स. ओके, तो क्या है ये? हेट्रोपोलीमर है, मतलब डिफरेंट एमाइनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं. ओके, तो प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स. हेट्रोपोलीमर मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देयर आर 20 एमाइनो एसिड्स. नेचर में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं कितने हैं? सिर्फ 20 है. क्लियर? तो देयर आर 20 एमाइनो एसिड्स which form protein. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. हेट्रोपोलीमर है, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, और देयर आर 20 एमाइनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन. नेक्स्ट हेडिंग डालना एमाइनो एसिड्स. नेक्स्ट हेडिंग डालना एमाइनो एसिड्स. एमाइनो एसिड्स में लिखना, एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. एमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, are organic compound having general structure, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर लिखना है. क्लियर? तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर लिखना आप, तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिखना. यहां पे कार्बन, उसके साथ ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हो गया एमाइनो ग्रुप. उसके बाद एक आपको H लगा देना है, और यहां पे लिखना है R. क्लियर? इस तरह का ऐसे लिखा आपने, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल स्ट्रक्चर, और ये जनरल स्ट्रक्चर जस्ट नीचे लिखना है इसमें. मतलब कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा एमाइनो ग्रुप. दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एंड दिस इज एमाइनो ग्रुप. तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका ऐसा जनरल स्ट्रक्चर है, और सेम कार्बन से दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप यहाँ पे अटैच है. देखो, सेम कार्बन से, एंड दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन. ठीक है ना? मतलब पहले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा. उसके बाद वाला बीटा, है ना? इस तरह से गामा कार्बन का नंबर होता है. तो ये अल्फा है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन, क्योंकि आईपीसी नेमिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के भी कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं, है ना? तो ये भी है, लेकिन ये जो है कार्बन, ये पहला है, दैट इज अल्फा, और इसी से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा है और एमाइनो ग्रुप भी जुड़ा है. दैट्स व्हाई एमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज अल्फा एमाइनो एसिड्स. क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइनो ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइनो ग्रुप are attached to same carbon
that is alpha carbon, that is alpha carbon. Carboxylic and amino group are attached to same carbon, that is alpha carbon. So amino acids are called as alpha amino acid, alpha amino acids. Clear? alpha amino acids. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है एक ही कार्बन से अटैच है और वो कार्बन है अल्फा कार्बन। यहां पे जो R है उसमें लिखना, आप यहां पे ऐसे लिख लेना, उसी में R इज वेरिएबल ग्रुप, R इज वेरिएबल ग्रुप, मतलब ये हर एमाइनो एसिड में चेंज होता रहेगा। R इक्वल टू वेरिएबल ग्रुप। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल तो देखो R इक्वल टू वेरिएबल ग्रुप मीन्स ये हर एमाइनो एसिड में चेंज होता रहता है। तो लिखो R इक्वल टू, लिख लिया वेरिएबल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मीन्स R चेंजेस, इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। R इक्वल टू वेरिएबल ग्रुप मीन्स R चेंजेस in different amino acids. So R changes in different amino acid. उसका लिखना for example, यहां पे R था, if फॉर एग्जाम्पल लिख लिया था, इफ R इक्वल टू H। क्लियर? मतलब R की जगह पे मैंने क्या रख दिया? H। तो ये हो गया ग्लाइसिन। क्या हो गया? ग्लाइसिन। अगेन इफ R इक्वल टू मिथाइल, अब क्या किया देखो, यहां पे R था, देखो वहां से R है, यहां पे लगा दिया मिथाइल। क्लियर? CH3, तो यहां लगा दिया हम लोगों ने मिथाइल। मींस इफ R इक्वल टू CH3 दैट इज मिथाइल, ये हो गया मिथाइल। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया एलानिन। क्लियर? तो ये हो गया एलानिन। तीनों के स्ट्रक्चर याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है, आता है। 4-5 में स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसी में से आता है नीट में। तो एलानिन का स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंपल है। कार्बन लिखना है, उसके बाद उस कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है और एमाइनो ग्रुप लगा देना है। एक आपको हाइड्रोजन लगा देना है और एक R लगाना है, दैट इज वेरिएबल। वो डिफरेंट एमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है, जो आप देख भी रहे हो। एक R की जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया तो वो ग्लाइसिन बन गया। R इक्वल टू मिथाइल लगा दिया CH3 तो वो क्या बन गया? एलानिन बन गया। फिर देखो C, और यहां पे हमने लगा दिया CH2OH, दैट इज R इक्वल टू हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं इसको, CH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो R इक्वल टू अगर हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिया दैट इज CH2OH, तो ये हो गया, इसका नाम हो गया सेरीन या सेराइन, जो भी बोलो आप। तो सेरीन हो गया, दैट इज थर्ड एमाइनो एसिड। तो इस तरह से जैसे जैसे R सब में चेंज मिलेगा आपको, और सारा कुछ देखो सेम है। R सिर्फ वेरिएबल ग्रुप है, R के जगह पे आप चीजें अलग अलग ऐड करते जाओगे, अलग अलग एमाइनो एसिड बनता जाएगा, और पूरे 20 के 20 एमाइनो एसिड इस तरह से आप लिख सकते हो।
अब यहीं पे देखना एक चीज कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग की थी, डी और एल कन्फिग्रेशन लिखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस माना था। यहाँ पे एमाइनो एसिड में भी डी और एल होता है, मतलब स्मॉल डी एल वाला नहीं बात कर रहा, अभी मैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की बात कर रहा हूँ। डी और एल कैसे होता था? कैपिटल डी जब 5th नंबर कार्बन पे OH राइट साइड में हो तो उसको डी ग्लूकोज बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो वहां पे रेफरेंस लिया गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड को, उसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज का नाम रखा गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड है एमाइनो एसिड के केस में, दैट इज सेराइन। और अगर सेराइन में देखते हैं हम कि अगर कार्बन, जो पहला कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, उस पे एमाइनो ग्रुप किधर लगा हुआ है, अगर ये एमाइनो ग्रुप राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं डी सेराइन। या अगर यहां भी देख लो, इस ग्लाइसिन का क्या नाम होगा, डी या एल? डी, क्योंकि एमाइनो ग्रुप कहां है, इसके राइट साइड में है। इसका भी क्या नाम होगा, डी एलानिन। क्लियर? तो यहाँ पे डिसाइडिंग जो रेफरेंस जो हमारा कंपाउंड है दैट इज सेराइन है। क्लियर? और ये क्या है, इसमें देखते हैं कि एमाइनो ग्रुप किधर लगा है। अगर इफ इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड देन डी, लेफ्ट साइड एल। क्लियर? तो इस तरह से उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उतना नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए सब बता देता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में बोलते हैं टीचर लोग, बहुत टीचर बोल देते हैं कि आप पढ़ लेना, बायोमोलिक्यूल तो पढ़ाया ही गया होगा, इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता रहा हूं। तो सेराइन जो है यहाँ पे दैट इज द रेफरेंस कंपाउंड और इज द रेफरेंस एमाइनो एसिड। तो इस तरह से लिख लो डी एंड एल कन्फिग्रेशन, ये हेडिंग डालना, डी एंड एल कन्फिग्रेशन। इसके लिखने के बाद लिखना डी एंड एल कन्फिग्रेशन इन एमाइनो एसिड्स। तो डी एंड एल कन्फिग्रेशन इन एमाइनो एसिड्स, इसमें क्या लिखना है आपको, सेराइन इज रेफरेंस एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। Second point, if amino group, that is NH2, if amino group is present on right side of alpha carbon, right side of alpha carbon, then amino acids will be D amino acid. Amino acids will be D amino acid and vice versa, मतलब लेफ्ट होगा तो L amino acid. क्लियर? एनसीईआरटी ने अल्फा एमाइनो एसिड वाली बात लिखी हुई है, ये बात नहीं लिखी हुई है, बस डी और एल में ये बात नहीं लिखी हुई है। ये समझ में आ गया? उसके बाद देखो एक तरफ यहां पे ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है ना, सबसे सिंपलेस्ट होता है। और इसमें देखो इसका जो कार्बन है ये कायरल है या ए कायरल है? कायरल कार्बन है ये इसका? नहीं है ना, क्योंकि कायरल के लिए क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें। उसके बाद ये एलानिन वाला है, क्लियर? और सब में देखोगे है। तो ग्लाइसिन क्या है, सारे 20 एमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन जो है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को ना राइट शिफ्ट करेगा ना लेफ्ट शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है ही नहीं। इसके अलावा जितने भी 19 जो बचे, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑल आर लीवो रोटेटरी। तो लीवो है मतलब किधर लाइट को शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा। वेरी गुड, लेफ्ट साइड में। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो
तो D एंड L, अब मैं बात कर रहा हूं स्मॉल d एंड स्मॉल l की, या प्लस या माइनस की। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, glycine is simplest amino acid having no chiral carbon atom, having no chiral, CHIRAL, having no chiral carbon atom. Glycine is simplest amino acid having no chiral carbon atom, so optically inactive, so optically inactive, optically inactive. Next point लिखना, all amino acids, all, next point लिखना, all amino acids except glycine, all amino acids except glycine are levorotatory, all amino acids except glycine are levorotatory, means rotate plane polarized light, means rotate plane polarized light to left, means rotate plane polarized light to left. Clear? समझ में आ गया? तो यहां तक। उसके बाद देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है, जो एमाइनो एसिड्स हैं दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, कार्बन की आपको पता है टेट्रावैलेंसी है 4, यानी 4 ग्रुप से वो अटैच रहता है। अब यहां देखो ग्लाइसिन में देखो 4 से अटैच है, और मीथेन का भी स्ट्रक्चर आपको पता है, इस तरह से लिख सकते हैं मीथेन को CH4, यानी देखो अब इन्हीं में क्या गया, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। क्लियर? इसीलिए एनसीईआरटी बोल रही है कि मीथेन एमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो सही बोल रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, एमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्लियर? समझ में आ गया? यानी यहां भी टेट्रावैलेंसी है, यहां भी है, बस यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिए गए हैं। क्लियर? जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमाइनो ग्रुप, तो इसलिए एनसीईआरटी लिख रही है कि दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो सारा पॉइंट हमने कुछ एक्स्ट्रा बस आपको बताए हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आता है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको नाम पता करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है और अल्फा एमाइनो एसिड्स हैं, और लीवोरोटेटरी भी याद रख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको एमाइनो एसिड्स में याद रखने हैं। अब हम लोग वो 20 एमाइनो एसिड्स देख लेते हैं कैसे। उससे पहले देखो एक पॉइंट और एनसीईआरटी लिख रही है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एमाइनो एसिड की, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइनो ग्रुप और आर, या इनको फंक्शनल ग्रुप भी आप बोल सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइनो ग्रुप एंड आर फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। किसका? इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे? तो सपोज करो कि ऐसे जनरल स्ट्रक्चर मैंने लिखा, और ये तीनों चीजें तो सेम रहेंगी सब में, ये वेरिएबल है आर वाला, तो इसके जगह पे मान लो अगर मैंने एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, तो वो एमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? एसिडिक की बेसिक? वेरी गुड, एसिडिक। और अगर मैंने यहीं पे एक्स्ट्रा एमाइनो ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा? बेसिक। तो यही एनसीईआरटी कह रही है, बस उसको एक्सप्लेन नहीं किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो इस तरह से
क्या है कि एक्स्ट्रा जैसे ही एक नंबर आप बढ़ा दोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, और एक अगर एमाइनो ग्रुप आप लगा दोगे ज्यादा तो वो बन जाएगा क्या, बेसिक एमाइनो एसिड। क्लियर? तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आप इन सबको रब कर देना। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ amino acids, physical and chemical property of amino acids depends on carboxylic group, amino group and R functional group. The physical and chemical property of amino acids depends on carboxylic group, amino group and R functional group. For example, next point लिखना, for example, if extra carboxylic group is attached to या ऐसे लिखो, attached in place of, ऐसे लिखना, attached in place of R group, then amino acid will become acidic amino acid. अब देखो कैसे, और ये दो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं और बता रहा हूं आपको। अब देखो, C था, यहाँ कार्बोक्सिलिक था, यहाँ पे माइनो ग्रुप ले लिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन था, है ना। अब यहाँ R पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस R पे CH2 लगा दिया और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, देखो क्लियर, यानी ये चीज मैंने एक्स्ट्रा लगाई हुई है और इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तो सब में रहेगा, यहाँ पे दूसरा हो गया, यानी ये बन जाता है ग्लूटामिक एसिड, जो एक एसिडिक एमाइनो एसिड है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्लूटामिक एसिड का। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखना है। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, पता नहीं नई में शायद हटा ही दिया है। पुरानी वाली में लिखा हुआ था एक और तीसरा भी CH2 लगा दिया था, लेकिन 3 नहीं होते, 2 ही CH2 होता है और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों ने लगाया, ये बन गया ग्लूटामिक एसिड। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग इस तरह से CNH2 और H, यहाँ पे हम लोगों ने आपको 4 बार CH2 लिखना है, 4 बार आपको CH2 लिखना है और उसके बाद एमाइनो ग्रुप लगाना है। क्लियर? इस तरह से एसिड में 2 आया था, इसमें 4। अब जो ये स्ट्रक्चर है ये है बेसिक एमाइनो एसिड का, जिसका नाम है लाइसीन। ओके, तो ये बन गया, देखो एक्स्ट्रा एमाइनो ग्रुप मैंने लगाया, तीनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैसे याद रखोगे, 4 बार CH2 लिखना है, ग्लूटामिक एसिड के केस में 2 बार एमाइनो एसिड लिखना है। क्लियर? ये बन जाएगा लाइसिन। मिला? पुराना है या नया वाला है? नया वाला है, इसमें कहीं नहीं दिया है, नए वाले में हटा दिया है मैंने, पुराने में लिखते थे, एक ऐसे ही डायग्राम बनाया हुआ है और उसमें लिखते थे, अब हटा दिया उसको क्योंकि उसमें गलतियां भी थी। ठीक है ना, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, तो अगर किसी के पास होगा तो वो पुराना वाला होगा तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब है ही नहीं तो
क्लियर? तो ये हो गया लाइसिन, एंड लाइसिन इज बेसिक एमाइनो एसिड। तो देखो कैसे अगर आर की जगह पे आप एमाइनो ग्रुप ये सब चेंज कर दे रहे हो, फंक्शनल ग्रुप बढ़ा दे रहे हो, तो एसिडी क्या बेसिक बन जा रहा है। क्लियर? तो यही एनसीईआरटी लिख रही है कि फिजिकल और जो उसका केमिकल नेचर है वो इन तीनों ग्रुप पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो इस तरह से अब वो पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो लाइसिन इज बेसिक एमाइनो एसिड। मीन्स अगर आपने एक्स्ट्रा एमाइनो ग्रुप लगा दिया तो वो बेसिक एमाइनो एसिड हो गया। तो इफ एक्स्ट्रा एमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड इन प्लेस ऑफ आर ग्रुप, देन एमाइनो एसिड विल बी बेसिक एमाइनो एसिड। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर हो गया लाइसिन जो कि एक बेसिक एमाइनो एसिड है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप CH2 ऐसे करके 4 भी लिख सकते हो, ऐसा भी आपको मिलेगा बुक्स में लिखा हुआ CH2 4। क्लियर? तो इनकी जगह पे CH2 4 भी लिखा मिल सकता है। तो ये हो गया लाइसिन। अब क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन बेसिक है कौन न्यूट्रल है। कुछ एनसीईआरटी ने दिया है, उतना डिटेल में नहीं दिया है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में ये पढ़ेंगे कि हम सारा पढ़ लेंगे कौन एमाइनो एसिड कौन सा है, और थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे इजीली आपको याद भी रहेगा। ये एनसीईआरटी ने जैसे लिखा है कि एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स कौन से हैं, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, इन सब कुछ नाम लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग जैसे सल्फर कंटेनिंग ये सब कुछ पढ़ लेंगे कि कहीं क्वेश्चन आ जाए। प्लस ये आप बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ आपको ये सारा कुछ आता है तो इसके बाद नेक्स्ट लिखना आप हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड। इसको रब कर दे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड। So next classification of amino acid. On the basis of फंक्शनल ग्रुप। आप चाहे तो टेढ़ा पेज पे भी ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे करके, क्योंकि लंबा ऐसे सीधे में नहीं आएगा। मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऐसे करके भी चाहो तो आ जाएगा एक ही पेज पे, नहीं तो अलग अलग आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो है दैट इज न्यूट्रल। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है
न्यूट्रल एमाइनो एसिड का मतलब इसमें सिंपल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही एमाइनो ग्रुप है। क्लियर? तो न्यूट्रल एमाइनो एसिड कैसे याद रखोगे आप? वैसे याद रखना है, आई लव जिया, ठीक है? इस तरह से याद रखना है। आई फॉर आइसोल्यूसिन, L for leucine, V for valine, G for ग्लाइसिन और A for एलानिन। ये आपने देखा होगा, इसमें ग्लाइसिन और एलानिन का तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ही था। तो ये न्यूट्रल एमाइनो एसिड है। स्ट्रक्चर हमारे केमिस्ट्री पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना 5 स्ट्रक्चर बताया है उसी में से आएगा। बायो के लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी वाले याद रखना है। तो हम लोगों ने ग्लाइसिन याद रखना है और एलानिन, फिर सेराइन याद रखना है और 2 ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ये याद रखना आपने। तो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये हो गए कैसे? न्यूट्रल वाले। उसके बाद सेकेंड है एसिडिक। तो ये बहुत आसान है आपके लिए याद करना, इसमें एसिड लगा होगा। तो देखो, पहला तो ग्लूटामिक एसिड, अभी हम लोगों ने लिखा था उसका स्ट्रक्चर, और दूसरा है स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड। और ग्लूटामिक से याद रखना है ग्लूटामीन, ये ग्लूटामीन भी एसिडिक एमाइनो एसिड है। और स्पार्टिक से याद रखना है एस्पैराजीन। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एसिड है यानी एसिड लगा होगा, तो ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड याद रखना है। ग्लूटामिक से मिलता जुलता है ग्लूटामीन, और आपको याद नहीं भी रहता तो एमसीक्यू में आएगा नीट में, तो आपको तब याद जरूर आ जाएगा। तो ग्लूटामीन और एस्पैराजीन भी क्या हो गए? एसिडिक एमाइनो एसिड है। क्लियर? स्पार्टिक से एस्पैराजीन और ग्लूटामिक से ग्लूटामीन, तो चारों याद रहेगा। न्यूट्रल याद रहेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कौन सा न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, और एनसीईआरटी में भी उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन आप पढ़ोगे तो दिया हुआ है। एसिडिक हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर आता है बेसिक का। बेसिक का याद रखना, बाल, बाल से B फॉर बेसिक, A फॉर